तो हेलो, वेलकम टू करियर फैक्ट्री। और आज के वेबिनार के लिए वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ने ज्वाइन किया। थोड़ा सा बस हम वेट करेंगे, देन विल कंटिन्यू माय सेशन। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, असलम एंड राहुल। राहुल, इन लोगों को ऐड कर लो हु आर जस्ट रिक्वेस्टिंग अस। और मेरे सामने अभी कोई डिस्प्ले नहीं रहेगी, तो कमेंट अभी जो भी आप कुछ कर रहे हो, गुड इवनिंग, वो कर सकते हो। और इन द बिटवीन आफ्टर 10 और 20 मिनट्स हम फिर से आपके क्वेश्चंस ले लेंगे इसमें। प्रियंका वर्मा, ओके, गुड मॉर्निंग। एंड चिराग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग। नवीन गोंडवा, सॉरी गोडा, नवीन गोडा, गुड मॉर्निंग। रेहान अंसारी, ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड इस सेशन का नेम है कैरियर क्लैरिटी वेबिनार। अब इसको इस टाइम पर रखने का पर्पस बस ये था कि अभी एग्जाम्स, ऑलमोस्ट बोर्ड के एग्जाम फिनिश हो गए हैं। एंड सीबीएसई के, स्टेट बोर्ड्स के, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं उसके भी फिनिश हो गए हैं। और अभी मोस्टली मोस्टली पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड टीचर आल्सो, जो लोकल लेवल पर काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर उनको गाइड करना है स्टूडेंट्स को, सो उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि एडमिशन शुरू हो गए हैं और एडमिशन लें तो लें कौन सी यूनिवर्सिटी में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे हम बात करेंगे एज ए करियर फैक्ट्री, हम डिटेल में बताएंगे हम इस पे क्या कर रहे हैं और कैसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, द बिगर प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग हियर, वो प्रॉब्लम है क्या। और उस प्रॉब्लम से हिंदी बेल्ट के तो मैं कह सकता हूँ सारी स्टेट्स ऑलमोस्ट जूझ रही हैं। और अगर सब लोग नहीं भी जूझ रहे हैं, सो जो अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें 10 या 5% लोग आते हैं, उनको अगर छोड़ दे तो 90% लोग इससे इस प्रॉब्लम को फेस कर ही रहे हैं अपने करियर के डिसीजन को लेकर के, उनका स्ट्रीम सिलेक्शंस को लेकर के। उस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ओके, अमानत अली, गुड गुड मॉर्निंग अमानत अली। हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। ओके, प्रीवियस सेशन जो भी हमारे हुए हैं, हमने उसको यहाँ पर अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो हमारा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं उनकी उनके अंडर में है। सो आई एम नॉट द अथॉरिटी, और आई एम नॉट द, आई डोंट हैव द राइट टू अपलोड ऑन माय चैनल। दैट्स व्हाई आई डिडंट। बट ये वाला भी हम पूरा तो नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें इसमें भी हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस अभी भी हम जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर ही ये सब चीजें कर रहे होते हैं। तो जितने लोग भी जुड़ गए हैं वो बस एक बार हाय बोल दे, हम सेशन को शुरू कर देंगे। ओके, नाउ तो आप लोगों की क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, अभी हम आपके जो कमेंट है वो अभी नहीं देख पाएंगे। सो इन द एंड आई विल कीप द क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो उसके लिए अलग से हमने टाइम स्लॉट दिया हुआ है, तो उसके लिए लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और उनके आंसर भी करेंगे। अनटिल अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू लैंगर दिस सेशन, हम लंबा समय नहीं लेंगे और हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले समथिंग अबाउट मी। दिस इज अबाउट मी, आई एम खालिद रजा एंड फाउंडर, और कैन से द आई स्टार्टेड माई ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज करियर फैक्ट्री। और इसका पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि अलग अलग जो फ्रेगमेंटेड चीजें हैं, फ्रेगमेंटेड इन द सेंस के बहुत जगह पर एक तो गाइडेंस का बहुत इशू है इन इंडिया स्पेसिफिकली, और इंडिया में भी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है वहां पर सबसे बड़ा क्राइसिस ही ये है कि आपने 8th क्लास किया, 9th क्लास किया, यू डोंट नो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। और जितने लोग भी ले रहे हैं, इवन मी आल्सो, मैं भी इसी फेज से गुजर के आया हूँ, सो मुझे भी नहीं पता था कि मैंने बायोलॉजी लेनी है, साइंस लेनी है। और एक बड़ी प्रॉब्लम तो अभी भी है, हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है 2020 में, उसके बाद भी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी चैम्बर बेस्ड जो सिलेक्शन है वो हमारे यहाँ मौजूद है, क्योंकि पॉलिसी बनाने से लेकर के ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, बट जस्ट वन एग्जांपल आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि हमारे यहाँ 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 21 के अंदर उसे डाल दिया गया। और उसी समय फंडामेंटल ड्यूटी भी डाल दी गई, 11वीं ड्यूटी बना दी गई कि भाई अब जो है बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को 2002 में बताया गया कि भाई राइट टू एजुकेशन है और इनको फ्री एंड फेयर एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट देगी। हालांकि एजुकेशन का जो मामला वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पॉलिसीज बनाती हैं। लेकिन क्योंकि उसमें दोनों बनाती हैं, तो स्टेट की भी जिम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, जो समग्र शिक्षा अभियान जैसी स्कीम्स है वो चली और चल भी रही हैं, आज भी चल रही हैं। वो अलग बात है स्टेट और सेंटर के जब बीच में बवाल होता है, कई बार तमिलनाडु महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज मॉडल्स को लेकर के इश्यूज होते हैं, उसमें भी अभी बवाल चल रहा है, पॉलिटिकली बहुत कुछ चल रहा है। बट आई एम जस्ट शोइंग कि कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हुआ ये कि 2002 में ये पूरा कानून बना दिया गया और 2009 तक इसके नोटिफिकेशन और इसको इस पे जो रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। तो दिस इज द लेग बिहाइंड द पॉलिसी अनाउंसमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन। ये है बड़ा मामला कि 9 साल 7 साल अराउंड लग गए 2002 से 2009 तक। वही यहाँ पर हो रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
आई है, जो 2020 में आई है, अभी तक वो उसमें बहुत अच्छी, बहुत क्रेजी थिंग्स हैं। दुनिया भर के अलग अलग जो चैनल्स हैं या जो एजुकेशन के मामले में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी पॉलिसी बताई है। और दुनिया को जो फिनलैंड है, स्वीडन है, हांगकांग है, उनके लेवल की पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी ग्राउंड पर नहीं है, ममता। हाँ, ये बात सही है कि अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा ओके, मैं आपका आंसर लास्ट में करता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर 2020 वाली है, चलो मैं भी कर देता हूँ आपका आंसर। तो 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो अभी तो चलो ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में इनका सवाल ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट वाली आई थी 68 में, तो उस समय तो जो एजुकेशन थी वो सेंटर का पार्ट हो ही नहीं करती थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। 76 में जाकर के इंदिरा गांधी के समय पर जो एजुकेशन है उसे कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। तो वो वाली पॉलिसी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों बोली जाती है, बड़ा डीप क्वेश्चन है। नेशनल लेवल पर तो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय तक तो सेंटर के पास अथॉरिटी नहीं थी। देखो, बात ये थी कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं भी होती है और उस मामले में मान लो स्टेट का डोमेन है, एजुकेशन का 76 से पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास था, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाल दिया। तो जब तक स्टेट के पास था, और पहली पॉलिसी 68 में आई है, तो 68 में आई थी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए बोला गया कि सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना रही थी, तो अलग अलग तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अलग था, या फिर महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अलग था। तो ऐसे कंडीशन में आप सेंटर लेवल पर कोई एग्जाम नहीं करा सकते। जब भी कराओगे तो आपको अलग अलग स्टेट्स के लोग लेकर के आने पड़ेंगे। सेंटर क्या है? सेंटर तो कुछ भी नहीं है, सेंटर इन स्टेट से मिलकर बनता है। वी आर द यूनियन ऑफ सेंटर स्टेट्स। तो ऐसी कंडीशन में जब तीन चार स्टेट्स बोलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसा करो, कोई एक इंटीग्रेटेड या कोई सीमलेस पॉलिसी बना दो, तो उस कंडीशन में सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बना सकती है। क्योंकि स्टेट बहुत सारी है, तो अलग अलग स्टेट की पॉलिसी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है, तो सेंट्रल लेवल पर और इंटरनेशनल जो हमारे एजुकेशन है वो अलाइन नहीं कर सकती। इस वजह से पहली 68 वाली जो आई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। दिस इज द इजी आंसर। जब तीन चार स्टेट्स मिलकर बना, मतलब इसी किसी स्टेट सब्जेक्ट को भी अगर बोलती हैं तीन चार स्टेट्स मिलकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, दे हैव द राइट कि कोई नेशनल पॉलिसी बना सकते हैं। सो स्टार्टिंग में ही आपने बहुत हैवी क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, तो हम चलते हैं। सो यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि हम इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम इसलिए जरूरी है कि इससे पहले मतलब मैं जिस भी बच्चे की काउंसलिंग कर रहा था पिछले 3-4 सालों से, तो वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारा काम एज ए जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है या साइकोलॉजी के बेस पे हम देख रहे हैं उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उनकी कैरियर वैल्यूज क्या है, उनका स्किल एंड एबिलिटीज क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज क्या है, क्लिनिकल एबिलिटीज क्या है। मतलब एज वाइज देखते हैं, बच्चे की तो नहीं देखेंगे कि उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज क्या है, क्योंकि बच्चे के पास अभी खुद ही उनकी फ्लूइड पर्सनालिटी होती है, तो वी कांट डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बहुत थोड़ा डीप में है। इसको फिलहाल हम उनकी एज वाइज देखते हैं। साइकोलॉजिकली बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, वी यूज ऑन माई प्लेटफॉर्म। तो हम ये देखते हैं कि भाई उनके क्या, उनके लिए सूटेबल है। उसके बेस पर उनको एक कैरियर या बंच ऑफ द कैरियर, या कह सकते हैं तीन मतलब मिनिमम हम मिनिमाइज करके बताते हैं कि आपको इस पार्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए। दिस इज वेरी मच सुटेबल फॉर योर पर्सनालिटी। और जब हम सूटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी के बीच का थोड़ा सा फर्क भी समझना पड़ेगा। कि एलिजिबिलिटी इज दैट कि आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आपको 10+2 होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई रोल असाइन किया जा रहा है, तो उसमें मान लो किसी ने टाइपिंग मांगी, तो आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। आर्मी में जाते हैं तो आपकी हाइट 5.7 या 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी। जब हम एलिजिबिलिटी के अलावा अलावा जो हम बात करते हैं कैपेबिलिटी की या सूटेबिलिटी की, दैट मीन के आपकी पर्सनालिटी, आपका जो जो इंटरनल मामला है, आपकी पर्सनालिटी, आपका लर्निंग स्टाइल, आपका जो करियर वैल्यूज हैं। करियर वैल्यूज बहुत मैटर करती हैं। जब स्टार्टिंग में आप करियर में एंट्री कर रहे हो, तो आप इन सारी चीजों को फोकस नहीं करते हो कि वैल्यूज क्या होती हैं, आपका वर्किंग स्टाइल क्या होता है। ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती, क्योंकि आपको लगता है बस एक जॉब मिल जाए, पैसा कमाए, दैट्स ऑल। लेकिन जब आप साल भर या 1.5 साल थोड़ा बहुत आप पैसे में ठीक ठाक हो जाते हो, मतलब पैसे वाले नहीं भी बनते, लेकिन एक लेवल हो जाता है कि हाँ ठीक है, आपको 50-60 हजार महीना आना शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं क्या इस काम के लिए बना था। मतलब वही सिर्फ सिर्फ जो लोग थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो लोग सोशल इंगेज करना चाहते हैं, और फिर वो जब ऑफिस जॉब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डेस्क पे बैठ के काम करना होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन मोड में चले जाते हैं। अब उनके पास ऑप्शन होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि ईएमआई उठाई होती है, लोन लिए हुए होते हैं, खुद एजुकेशन लोन से पढ़ के आ रहे होते हैं, शादी हो गई होती है, बच्चा भी हो चुका होता है, तो ऐसे समय पर उनके पास वो ऑप्शन होते नहीं, और पूरी लाइफ वो स्ट्रेस में जाते हैं। और स्ट्रेस, रिपीटिंग स्ट्रेस, अगर आपको मतलब एंजाइटी है, एंजाइटी से स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस से आपकी क्रोनिक डिजीज बन जाएंगी, मतलब आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, देयर आर लॉट ऑफ क्राइसिस इन योर लाइफ। इवन द सिंगल पॉइंट्स इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग, अगर आप सिंगल पॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अ होल सोल अथॉरिटी कि हम उस इकोसिस्टम को क्रिएट करें। अब वो इकोसिस्टम कैसे होगा कि मान लो हमने आपको, पहले तो हम ये कर रहे थे कि आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि आप किस कोर्स के लिए बने हो या किस फील्ड के लिए बने हो। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एड्रेस करते हैं।
तो इस इकोसिस्टम में हम क्या करेंगे कि आपको सिर्फ कोर्स ही और वो जो आपका जो कैरियर है वही नहीं बता रहे होते हैं, उसके बाद हमारा जो एआई लेयरिंग सिस्टम है, अभी जो हमारी वेबसाइट को हम विजिट कराएंगे वहां पर बहुत कुछ हमने इनबिल्ट किया है, सिर्फ इसलिए एआई की हेल्प हमें मिल पाई है। और एआई दोनों तरीके से क्रिएटर भी है और डिस्ट्रक्टर भी है, तो दोनों एंगल से काम कर रहा है। तो क्रिएशन में तो बहुत हेल्प करी है उन्होंने हमारी। तो आपका एक प्रॉपर असेसमेंट होगा जिसके अंदर हर सेगमेंट के, मतलब आपका पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, कैरियर वैल्यूज, आपकी स्किल एंड एबिलिटीज, आपका इमोशनल क्वोशंट, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी कैरियर वैल्यूज, ये सारे के बेस पर अलग 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 लेयरिंग की गई है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और उसके बेस पर डेटा एनालिसिस करके आपके बारे में, आप हु यू आर, जो सबसे बड़ा सवाल होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप किस काम के लिए बने हो, आप वो करो तो आप दुनिया में सबसे बेहतर काम कर सकते हो। और नॉट इवन द, आज के जो सोशल मीडिया कोट्स हैं इसके बारे में आइंस्टीन ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे और पानी में हाथी को दौड़ाओगे तो दोनों लोग अपने आप को जिंदगी भर बेवकूफ समझेंगे, एक्चुअली मछली पेड़ पे चढ़ने के लिए बनी ही नहीं है। सो हम इस इकोसिस्टम को क्रिएट करेंगे, हम आगे बात करेंगे। उस इकोसिस्टम से एक तो स्टूडेंट की गाइडेंस, फुल गाइडेंस होगी, एंड टू एंड कैरियर ट्रेजेक्टरी देखी जाएगी और वो कहाँ पहुंचेगा उसको डे वन में, फर्स्ट क्लास के समय से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसका एंड गोल क्या है। देन फ्यूचर प्लानिंग के साथ डिजाइन, पर्सनालिटी, क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, हैंड होल्डिंग, हर चीज मिलेगी। ज्यादातर केसेस में आपको केवल ये तो बता देते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन बीच बीच में उसमें ट्रैक नहीं किया जाता, तो हमने ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें डाला हुआ है। जो हमारा पर्सनल स्टैंड है वो हमने ISTR के नाम से बनाया था, जिसमें हमें 4 कोर क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है। और नॉट इवन द इन द मींस कैरियर, आपकी किसी भी जो आपकी प्रॉब्लम है, एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, एज ए लीडर, ये 4 चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, सो देर आर मोर मोर चांस कि आप अपने गोल को सही से अचीव कर पाओगे। पहला है आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो। जब तक आपकी समझोगे ही नहीं आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, या प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो रही है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता आगे के सारे स्टेप्स का। तो पहले प्रॉब्लम है नहीं है इसको पता करना पड़ेगा, इसको एहसास करना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाए कि हाँ हम एक खास या पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई आप उस प्रॉब्लम में कहाँ पर खड़े हो। मतलब आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, मान लो आपको ग्रेजुएशन करना है और आप 9th क्लास में हो, तो आपको लगेगा ठीक है मैं 8th क्लास तक पढ़ चुका हूँ, 9th में हूँ, मतलब 3 साल की प्रॉब्लम है, मैं स्टैंडिंग हमारी अभी लगभग 70% हमने रास्ता तय कर लिया है और 30% पे हम जाना है हमें। देन आपका टारगेट, वो जाना कहाँ है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी स्टैंडिंग, आपका टारगेट, आपको जाना कहाँ है। जब ये तीनों चीजें भी आपको पता चल जाएंगी, तब भी आपको एक रिसोर्स लगता है, आपको जाना कैसे है। माइन मिसाल के तौर पर आपको 10 किलोमीटर दूर कोई एक ढाबा है, वहां खाना खाने जाना है, तो आपको पता चल गया कि हम 3 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं, हमें खाना खाना है, भूख लग रही है, हमारा टारगेट है उस होटल तक जाना। अब जाओगे कैसे, कार से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, आप हो सकता है आप पैदल जा सकते हो, सो वो आपका व्हीकल क्या है, उस कैसे जाओगे। सो जब ये चारों चीजें आपकी मिल जाएंगी, देन you can identify problem, you can identify your standing, you can identify your target, and you can identify your vehicle। सारी चीजें आपकी आइडेंटिफाई हो गई हैं, देन यू कैन जंप और यू कैन डाइव। तो आप इसमें डाइव कर सकते हो। अब उसको कैसे करेंगे, दिस इज समथिंग अबाउट मी आल्सो। यहाँ पर आपको सॉरी, दिस इज माय बुक। पहले ये आ चुकी है मार्केट में, हमारी हिडन एनिमी, ये डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर हमने किताब लिखी थी। एक्चुअली मुझे एक आर्टिकल लिखना था दैट टाइम, एक वेबसाइट के लिए। जब मैंने उसकी रिसर्च करी, देन आई थॉट कि यार ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है डिजिटल डिटॉक्स का, इसको लेकर के पूरी किताब लिखी जा सकती है। एंड गाजियाबाद के बहुत सारे उस समय पे इवेंट्स आए थे, और अलग अलग, जब मैंने रिसर्च के समय देखा तो पूरी इंडिया में, नॉट इवन इन इंडिया, यूरोप के अंदर देखो, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्लासेस के अंदर फोन्स बैन कर दिए हैं, न्यूजीलैंड ने बैन कर दिए हैं, यूरोपियन यूनियन में तो डेटा प्राइवेसी को लेकर के पूरे कानून आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में ये चीजें बैन हो चुकी हैं, स्कूल के अंदर फोन्स नहीं होने चाहिए। देन आई रोट दिस बुक। ये अभी हमारी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी ये किताब, तो आप पढ़ सकते हो बच्चों के लिए। एक तरीके से वर्क बुक हमने बनाई है, इसमें सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। आप अगर, जो कि चल ही रहा, आप अपना मोबाइल खोल के देख लेंगे आपका स्क्रीन टाइम कितना है। सो बहुत क्रूशियल है, आपकी जो IQ लेवल है उसको कम करता है स्क्रीन टाइम, आपकी सोचने की जो पैटर्न है उसको कम करता है, आपका अटेंशन रिटेंशन को कम करता है। दिस इज अ हिडन एनिमी, आपकी पॉकेट में है, आप इससे बच नहीं सकते, आप इसे फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो वैल्यूएबल चीजें हैं आपकी लाइफ में, आपके प्रोजेक्ट्स करना, आपको अभी हमें आप देख रहे हो तो मोबाइल के थ्रू देख रहे हो, तो मोबाइल इज नॉट एज एनिमी कि आप इसको किल कर दो, आप मार नहीं सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके कंट्रोल करने के साइंटिफिक मेथड्स, और कैसे ब्रेन की साइकोलॉजी, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो कैसे आपकी साइकोलॉजी पर ये इम्पैक्ट डालता है, कैसे आपकी ब्रेन की पूरी मैपिंग, पूरी वायरिंग, आपका अमिगडाला, आपका
जो हार्मोनल चेंजेस है, कोर्टिसोल कैसे रिलीज होता है, आप किस तरीके से फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हो, और जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म विजन नहीं बना सकते। पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में कैसी लड़ाई होती रहती हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें बहुत बहुत इजी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की है। पहले हमने इंग्लिश में इसको पब्लिश किया था, बट क्योंकि हमारा ज्यादातर जो फोकस है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे है, सो यहाँ पर हिंदी बेल्ट के लोग ज्यादा हैं हमारे साथ। देन आई ट्रांसलेटेड इन हिंदी आल्सो, तो अभी हिंदी वाली बुक भी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। और ये जो दूसरी किताब है वो हमारी आने वाली है, मे बी इट विल बी ऑन मीस अमेजोन, इट वुड बी द नवंबर। 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी ग्राउंड रिसर्च थोड़ी बाकी है, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चीजें हैं जो मुझे रियलिटी बेस पे डालनी है। द गोल इज के हम सिर्फ वो रिपोर्ट्स, जैसे आईशी की रिपोर्ट्स है, यूडाइस प्लस की रिपोर्ट है, या फिर एसर की रिपोर्ट्स है, ये सब उठा करके हम अगर इसमें डाल भी दें, तो वो उनका अपना असेसमेंट है, उन्होंने ग्राउंड पे जाकर के क्वेश्चनिंग करी, लोगों से मिले। सो आई डोंट थिंक कि हमें सिर्फ वो जो रिपोर्टिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको रिसोर्सेज खंगालने चाहिए, उसके बेस पे किताब लिखनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ग्राउंड पे जाकर के क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, और जिस सेगमेंट के लिए हम ये किताब लिखने वाले हैं, तो वो सेगमेंट जो हमारी खुद की ऑडियंस है, मीन्स जो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, बिहार की है, तो वो डेटा हमें वहीं से चाहिए होगा, और वहाँ की साइकोलॉजी में, और मतलब साइकोलॉजी सोचो, गाजियाबाद के अंदर, और आप जैसी मुरादाबाद के साइड जाओगे ये उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली के अंदर जाओ, हरियाणा की साइड जाओ, तो कहने को तो वो हिंदी बेल्ट में ही है, लमसम वो वहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी और उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और बहुत सारी चीजें बदली होती हैं। सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि हमें किताब सिर्फ डेटा के बेस पे पुरानी रिपोर्ट पढ़ के उसको रिक्रिएट कर देना है, बल्कि उसमें कुछ वैल्यूएबल चीजें ऐड करनी चाहिए खुद जाकर के ग्राउंड पे। सो दैट्स व्हाई ये किताब थोड़ी लेट आने वाली है, बट आई विल इन्फॉर्म यू ऑन मेल आल्सो, जो सेशन के लास्ट में आप देंगे। बाकी ग्रुप है हमारा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज अबाउट मी। और जो सेशन भी हमारे यहाँ होंगे, जो सेशन हम करते हैं, मी आल्सो, कई बार मैं खुद भी लेता हूँ सेशंस, और ज्यादातर केसेस में हमारे काउंसलर्स या मेंटोर्स लेते हैं। तो उन सारे ही सेशन में अगर आपको लगता है, एनी पॉइंट ऑफ द टाइम आपने सेशन ले लिया, आपने फीस पे कर दी, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको सेशन से मजा नहीं आया, आपको वो चीजें, वैल्यूएबल चीजें नहीं मिली हैं, आपको लगता है कि आपके पैसे, आपका टाइम खराब हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, विदाउट नो एनी क्वेश्चन, हम 100% आपके पैसे वापस करेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लूटने या आपके पैसे का यूज करने नहीं बैठे। और पैसे सिर्फ इसलिए हैं कि मैकेनिज्म लगता है, लोगों का टाइम लगता है, पूरी टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में टाइम लगता है, और दूसरी चीज ये कि हम इसको अगर डोनेशन मोड में लेकर जाएं और लोगों से फंडिंग करके भी कर सकते हैं। आई हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेस, मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं, हमारे पास इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज को पे नहीं करोगे, जब तक आप पैसे नहीं दोगे, तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे, और वैल्यू नहीं समझोगे तो उसे सीरियस नहीं लोगे। सो दैट आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम उसकी चार्जेस करते हैं, और जो मैं करता हूँ उसमें तो कंसेशन कर भी सकता हूँ, लेकिन जो मेंटोर है उनकी फैमिली है, सब कुछ है। सो दिस इज अ थिंग। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे, आपने सेशन ले लिया, फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद भी आपको लगता है कि हमें अपनी फीस रिटर्न चाहिए, तो 100% विदाउट नो क्वेश्चन आपको सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। बट आई एम प्रिटी श्योर, डैम श्योर, कि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपको जो हमारे मेंटोर ने या हमने टाइम दिया है उसमें आपका टाइम खराब हुआ है, बल्कि आपकी बहुत सारी चीजें आई ओपनर होंगी, पहली बार आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ, वाकई में ऐसे भी चीजें होती हैं। सो दिस वाज द थिंग्स अबाउट मी, माई बुक्स। एंड अब हम चलते हैं मेन प्रॉब्लम की तरफ, कि प्रॉब्लम है क्या, कंफ्यूजन चल क्या रहा है हमारे सोसाइटी में, जिसमें हमने भी फेस किया है, आपने भी फेस किया होगा। और ये हमारा पूरा मॉड्यूल हिंदी बेल्ट के लिए है, तो हम इसमें सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, 90+%, क्योंकि जो टीयर 1 सिटीज हैं, टीयर 2 सिटीज हैं, जो टॉप में आती हैं, उनमें भी 5 या 7% लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की सर्विसेज को लेते हैं, या फिर वो उनके स्कूल्स के अंदर इनबिल्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ 90% स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई ऐसा मतलब गाइडेंस देने वाला बंदा मिले, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बिलरनेस का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन कैसे, कि देखो यूपीएससी के अंदर लगभग 700-800 वैकेंसीज हैं, अभी ऊपर नीचे हो रही हैं, मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 1000 वैकेंसीज रहती हैं। सेंटर लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, अभी स्टेट पीसीएस पे नहीं जाते। तो हर साल 15 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, कभी 14 लाख, 13 लाख, मतलब लमसम पकड़ लो तो 13 से 15 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, और वैकेंसी कितनी है, 1000, 700 to 1000 के समथिंग रहती हैं। तो अगर आप उनका मोटा मोटा पकड़ लो तो लगभग 0.01% के समथिंग सक्सेस रेट है। तो आप इसमें कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो एक बंदा बाहर आएगा, आप अंदर चले जाओगे, मतलब सीटें तो उतनी रहनी है, मतलब सक्सेस रेट तो उतना ही है। वो अलग बात है कि कोई बंदा आएगा, कोई निकलेगा, कोई अंदर जाएगा मेहनत के बेस पे। अब ये कर क्यों रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो उन्हें भोकाल समझ आ गया, एक तो उनको बड़ी गाड़ी दिख गई, एक तो उनको सोशल स्टेटस दिख गया, ये सारी चीजें दिख गई, और उन लोगों ने और इसमें क्राइसिस पैदा किया है। जो हमारे टीचर्स हैं वो तो है ही हैं, वो बताते हैं कि आपको एटलीस्ट एक बार, अगर आपको डीएम नहीं भी बनो,
तो कम से कम यूपीएससी की तैयारी कर लो, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, या आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आपका नॉलेज बेस अच्छा हो जाएगा। बट फिर वही सवाल आता है कि अगर जो लोग सिर्फ तैयारी करके अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो जितने भी आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स करप्शन के चार्जेस में पकड़े जा रहे हैं, वो फिर अच्छे इंसान क्यों नहीं बने? वो तो एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं। और नो वन इस बात से इग्नोर होगा कि अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो किस तरीके से पपेट्स की तरह काम कर रहे होते हैं। और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमारे यहाँ कानून भी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अभी आप किसी भी आईएएस ऑफिसर पर डायरेक्टली एफआईआर नहीं कर सकते, आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया, बहुत सारी इस पे हियरिंग हुई, बट अंटिल अभी आप डायरेक्टली केस नहीं कर सकते किसी आईएएस ऑफिसर पे। तो एक उनको ये शील्ड मिली हुई है, जिसकी वजह से ये करप्शन के चार्जेस हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग आईएएस ऑफिसर, कोचिंग सेंटर्स, हम आई एम टेलिंग जो रियल डेटा है उसकी ऊपर बात कर रहे हैं। और एज ए मेंटोर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम उससे बिल्कुल कट होकर के अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। तो ये है प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की, कि हम किसी एक सेगमेंट में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि बाकी वाले सेगमेंट को हम साइडलाइन कर देते हैं। और उसके पीछे प्रॉब्लम है कि एक गरीब इंसान के लिए सोशल स्टेटस बनाने के लिए बिजनेस की लाइन नहीं है हमारे यहाँ। बिजनेस के बहुत सारे टाइकून्स हमारी सोसाइटी से नहीं आते, तो एक आईएएस और गवर्नमेंट एग्जाम ही लगता है उन्हें कि यही एक ऐसा रास्ता है जिसके बेस पे चल करके हम कुछ अपने स्टेटस को, सोशल स्टेटस को ऊपर कर सकते हैं। नो डाउट हो भी जाता है एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर दिया। बट जो फेलियर रेट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी के सारे लोग इमोशन में बह करके फैसले ले रहे हैं, ना कि डेटा के बेस पे, फैक्ट के बेस पे, लॉजिक के बेस पे। जिसकी वजह से फेलियर ज्यादा हो रहे हैं, सक्सेस कम हो रहे हैं, टैलेंट कम नहीं है, गाइडेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं कुछ भी नहीं कर सकते, वो आईएएस में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर बहुत कम विंडो है, बहुत छोटा बोटल नेक है जिससे उनको निकलना होता है। और इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट की अपनी प्रॉब्लम है। आजकल थोड़ा जेनजी में ये क्रेज है कि भाई आई जस्ट वांट टू नो अबाउट मी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये बातें थ्योरेटिकली तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास वो सिस्टम्स की बड़ी कमी है। स्पेसिफिकली हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, उसमें ये कमी है कि इस टाइप की चीज़ों पर बात बहुत कम होती है। तो उनकी पर्सनालिटी क्या है, वो सब चीज़ें हम यहाँ साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट आई नो वेरी वेल, तो हम कर सकते हैं और करते ही हैं। एंड ये चीज़ें ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, ये चीज़ें दुनिया की छोटी सी लेकर के और बड़ी जो बिग 500 फॉर्च्यून कंपनीज है, उन सब में कोई ना कोई रिग्रेस और कोई ना कोई इजी या स्लो एंड प्रोसेस होता ही है अपने एम्प्लॉयज को चुनने का। और उस प्रोसेस में वो कुछ क्वेश्चनिंग्स होती हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, जिसके बेस पे इवन तो यूपीएससी भी, यूपीएससी कैसे चुनता है बच्चों को? आपने फॉर्म डाला, आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना। कुछ प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि क्या आप हमारी, या जो हमारी वर्क रिक्वायरमेंट है, या जॉब का प्रोफाइल है, उसके लिए सूटेबल हो या नहीं हो। बस वही फार्मूला हमने यहाँ लगाना है कि आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, या आपका जो फील्ड है आप जिसमें जा रहे हो उसके लिए सूटेबल हो कि नहीं हो, या फिर आप जिस चीज के लिए सूटेबल हो, या आपकी पर्सनालिटी इंटरेस्ट जो है उसके लिए कौन सा फील्ड बना है, दोनों को आप अप और डाउन करके देख सकते हो। मतलब जॉब जो हम मतलब मैं एम्प्लॉयर हूं, तो मैं किसी को हायर करूंगा, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चनिंग करके, इंटरव्यू करके क्वेश्चन ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो मेरे पास जब काम करेगा, तो मेरा जो वर्क एनवायरमेंट है, वर्क कल्चर है, मेरे एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, या जो वर्क का नेचर है, उसके हिसाब से वो एडेप्टेबल है कि नहीं है। ये सारे एम्प्लॉयर्स करते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ये सभी करते हैं, और एचआर और इंटरव्यू मैनेजर ये सब यही देख रहे होते हैं। वही चीजें यहाँ पर हैं कि अगर आप किसी कोर्स में जाना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एंट्री लेना चाहते हो, कोई फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, उस कैरियर में जाने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके अंदर हैं या नहीं है, दैट्स ऑल। बेसिक सा सवाल है। तो अगर है तो आप एंट्री कर लो, नहीं है तो कोई और काम होगा जिसके लिए आप बने होगे। तो यहाँ पर आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स में वो वाला जो आपका पेन है, सबसे बड़ा पेन है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जाना चाहिए, और मैं किस काम के लिए बना हूँ, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा कामयाब हो। वो अलग बात है कि कामयाबी की डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है, और इन सब्जेक्टिव डेफिनेशन में बड़ी कॉमन डेफिनेशन है कि पैसा ज्यादा कमाया जाए। और उस पैसा ज्यादा कमाने के पीछे फिर कुछ चार पांच सेक्टर आते हैं, क्योंकि डेटा बताता है, मैंडलर ने भी रिपोर्ट करी है, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास अभी रिसर्च सोर्सेज आ चुके हैं, जिसमें 7% लोग ऐसे हैं जो 7 से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, दे डोंट नो अबाउट द करियर बियॉन्ड द 7। तो 7 से ज्यादा करियर के बारे में नहीं जानते। आप खुद भी हमारा सेशन ले रहे हैं, तो आप बताएं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं। ज्यादातर इंजीनियर, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, इसके अलावा कितने ही करियर हैं? कौन से कितने लोग हैं आप जो बी कीपिंग के बारे में जानते हैं? कितने लोग आप में से हैं जो साउंड ऑडियो साउंड डिजाइनर के बारे में जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नीशियंस के बारे में जानते हैं, या करते हैं? जानते भी होंगे तो करते होंगे। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसके बारे में हमारा बहुत बड़ा चंक खाली पड़ा है, वहां पर एम्प्लॉयर बोल रहे हैं कि हमें बंदे चाहिए। अब क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं, तो यहाँ पर पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, या उन पर कोई ब्लेम नहीं करा जा रहा।
क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे उसके जो बच्चे हैं वो कामयाब हों, वो दुनिया में नाम करें। वो अलग बात है, उनकी कामयाबी की डेफिनेशन बड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, और दूसरा चीज उनकी नॉलेज बेस पे सवाल हो सकता है, उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं होगा। क्योंकि वो ईमानदारी से अपना इंटेंशन तो सबके माँ बाप का यही होता है, लेकिन इंटेंशन सही हो जाने से सच्चाई ये भी है कि सब माँ बाप ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, मगर सच्चाई ये सारे बच्चे कामयाब नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, लगातार डेटा उठा के देख लो, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट 12 से 13% है, और ग्रेजुएशन के बाद ये एम्प्लॉयमेंट 25% है, और बीएड और पीएचडी के बाद में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ रहा है। दैट मीन कि जैसे जैसे आप एजुकेशन में आगे बढ़ते जा रहे हो, आपकी जो कैपेबिलिटी ऑफ द वर्क है, जो आपकी थ्योरेटिकल वर्क और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो दोनों बहुत डिफरेंस हो जा रही हैं। और कई बार आपके दिमाग में कुछ बहुत सारे प्री कंसीव नोशन भी होते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई करी तो मैं 15,000 की जॉब क्यों ही करूंगा, या मैं कोई छोटा काम क्यों ही करूंगा। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो रियलिटी वर्सेस बुक्स, इसको ब्रेक करके रखा हुआ है। तो पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट क्रूशियल चीज, कि आप इस पूरे जर्नी में आपका जो मेन प्रॉब्लम है कि आप किसके लिए काम के लिए बने, वो सॉल्व हो जाएगा। पेरेंट्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, नेशनल पढ़ाई करनी चाहिए, इंटरनेशनल पढ़ाई करनी चाहिए, हर चीज के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। तीसरा है कॉस्ट। आपकी कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट वो नहीं है मनी की। ज्यादातर लोग एक पैसे जोड़ते हैं कि भाई हमने अगर ग्रेजुएशन किया और सही कोर्स नहीं किया तो 4-5 लाख, आजकल तो 10-12 लाख भी खर्च हो रहे हैं। तो 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे, 5 साल खर्च होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आपकी जो लाइफ की बैंड बजने वाली है, मतलब आपकी एज भी ठीक ठाक हो चुकी होगी। फिर हमारी सोसाइटी में जो एक सेट रूल है, कहने को तो हर एवरीवन इज यूनिक ये बोल देते हैं हम, लेकिन एक हर चीज का समय होता है। इतनी एज में आपने पढ़ाई कंप्लीट करनी है, इतनी एज में शादी करनी, इतनी एज में बच्चे करने हैं, इतनी एज में आपको बच्चों की पढ़ाई करनी है, और इतनी एज में मर जाना है। नहीं मरना है तो एटलीस्ट सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर जाना है। तो ये एक हमारे यहाँ सेट लाइफ है, जिसमें यूनिकनेस का कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसमें हमें ये बड़ा लॉस होता है कि जब आप एक बार गलत करियर चुन लेते हो और एंट्री मार जाते हो किसी करियर में, तो आपके पास वो ऑप्शन और डेयरिंग दोनों ही नहीं होती है कि आप उससे बैक मारो, स्विच करो। कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कई बार ग्रेजुएशन के बाद 8-8 6-6 साल तक वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ईएमआई भर चुके हैं, देना है, लोन उठा लिया है, बच्चों की पढ़ाई है, एंड कार खरीद ली है सोसाइटी के प्रेशर में, घर बना लिया बड़ा लोन लेके, अब वो स्विच नहीं कर सकते। तो वो नॉट इवन इन फैमिली वहां पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपनी एम्प्लॉयर के सामने भी स्ट्रगल मार रहे होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर उनसे कितना भी काम कराए वो स्विच नहीं कर सकते। क्योंकि एक महीना भी अगर जॉब के सैलरी के पैसे नहीं आए, तो उनकी जो क्रेडिट स्कोर है वो गिर जाएगा, क्योंकि उनके टाइम से ईएमआई और उनकी टाइम से जो किस्तें जा रही हैं वो नहीं जा पाएंगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एज ए करियर फैक्ट्री वी आर एड्रेसिंग हियर, नॉट इवन एड्रेसिंग, बट वी आर व्हाट वी आर सॉल्विंग हियर। सो अंटिल जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, थोड़े से कमेंट देख लेंगे कि आपको समझ आ रहा है व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। साजिद अली, ओके। आई होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा कि हम जिस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी, और लोग इससे जूझ भी रहे हैं। वो अलग बात है कि हिंदी बेल्ट में इस पे कम चर्चा हो रही है। यस, मोस्ट ऑफ द गाइस आर बीइंग एग्री विद मी। सो शैल आई कंप्लीट और कंटिन्यू दिस वन? ओके। किस एज में कराना चाहिए? आपका देवेंद्र, आपका ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लूंगा। रॉल इसको नोट करना। तो हम जो क्वेश्चन अभी बीच में आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसको बस फिनिश करने वाला हूँ, तो हम इसको लास्ट में ले लेंगे। ओके। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो कई लेवल पर सोल्यूशन है। जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, हमने बताया कि पहले स्ट्रीम सिलेक्शन सबसे पहला आपका, जो देवेंद्र है, आपका आंसर यहीं पर हो जाएगा कि कौन सी एज में करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो ये सबसे पहला जो हम मतलब प्रिफर करते हैं कि जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो आपने बायोलॉजी ली और आपको मैथमेटिक्स वाले किसी सब्जेक्ट में जाना है, मतलब इंजीनियरिंग में जाना है, तो फिर आपको पीछे आना पड़ेगा। और जो कि हमारी यहाँ अभी बड़ा मुश्किल है, आपको 1 साल 2 साल खराब करने के लिए कोई काउंसलर बोल भी दे तो आपको लगेगा नहीं यार, अब जो ले लिया उसे ही कंटिन्यू करना है। और एक आप अपनी 60% ऑफ द लाइफ ऐसी जगह स्पेंड करोगे जहां पर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि करियर आप 22-23 साल में शुरू कर देते हो, और अपनी लाइफ के आखिर तक उसी में ही जीना होता है। 60% भी पकड़ लो, 60 ईयर की लाइफ भी पकड़ लो, तो वो लगभग 60% या 70% की समथिंग जो लाइफ है आपकी, वो उस टाइम में या उस करियर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो जिसके बारे में आपको ज्यादा पता भी नहीं है और जिसके बारे में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हम यहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि आपका जो भी सिलेक्शन हो वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बेस पे हो, वो डेटा के बेस पे हो, वो फैक्ट्स के बेस पे हो, वो रिपोर्टिंग के बेस पे हो। इंडिया में तो अभी बहुत ज्यादा इस मामले में डेटा कलेक्ट नहीं होता, तो इंडिया का जो ग्राउंड रिसर्च है वो हमारी खुद की रिसर्च पे ही काम कर रहा होता है, या जो अलग अलग लोगों से इंटरव्यूज कर लेते हैं। बट एक रिपोर्ट आती है, इंडिया स्किल रिपोर्ट, आईएसआर के नाम से, हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें, स्टोन करके है और आईसीएमए की रिपोर्ट है, वो सब मिलकर इसमें करते हैं।
तो वो लोग एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो रिपोर्ट थोड़ा सा हमें डायरेक्शन देती है कि पिछली साल जो 3-4 सालों से लेकर के आगे आने वाली 3-4 सालों की क्या प्रेडिक्शन है, कौन कौन से फील्ड में हायरिंग हो रही है, कौन कौन से फील्ड श्रिंक कर रहे हैं, एआई कैसे इन्वेड कर रहा है या एंट्री कर रहा है, वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। बाकी आप जॉब पोर्टल से जाकर के देख सकते हो, लेकिन जॉब पोर्टल की प्रॉब्लम ये है कि जॉब पोर्टल पे आपको करंट टाइम की जॉब्स मिलती हैं। वहां पर आपने मान लो आज एडमिशन लिया, तो आपको 4 साल के बाद वो जॉब रहेगी नहीं रहेगी, वो फील्ड रहेगा, वो आपको नहीं पता है। तो जॉब पोर्टल की प्रॉब्लम है कि वो आप जब ग्रेजुएशन कर चुके होते हो या आप जब अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, तो दैट टाइम थोड़ा बहुत वहां से आपको डेटा मिल जाता है, लेकिन इतना वो रिलायबल होता नहीं है उन बच्चों के लिए जो अभी अपना करियर में एंट्री कर रहे होते हैं। देन और क्या हो सकता है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से भी काफी सारी चीजें दिख जाती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो लेकिन वो सारी चीजें तभी काम करती हैं जब आपको पता हो कि कहाँ से क्या हो रहा है और कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, और गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो उसके बेस पे आप थोड़ा सा अपने ट्रेड को स्विच कर सकते हो। तो हम उसी सारे डेटा के बेस पे ये देखते हैं कि एक्चुअल में बच्चे की पर्सनैलिटी और उसका जो स्टूडेंट है जब स्ट्रीम ले रहा होता है, तो स्ट्रीम सबसे ज्यादा सिलेक्ट करती है या मैटर करती है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये बस फायदा हुआ है कि अभी स्ट्रीम के नाम पे आप मैथ और जो बायोलॉजी है वो एक साथ ले सकते हो, वरना पहले तो हमारे यहाँ चैम्बर सिस्टम था। तो लेकिन अभी भी वो साइकोलॉजी वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, बट आई होप कि आने वाले समय में बच्चों के अंदर जो जेंजी है, जो नए लोग आ रहे हैं, वो इसके बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है। दूसरा जो क्लियरिटी है वो डेटा के बेस पे होगी, वो गैस वर्क के ऊपर नहीं होगी, और वो उसके साथ साथ आपको हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। आपका एक प्रॉपर हमारे यहाँ डैशबोर्ड बनाएंगे, जिस डैशबोर्ड में आपको हर चीज आपसे रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड मिलेगी। अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ नया डेटा आ रहा है, जो आपका 15 ईयर प्रॉपर प्लान होता है उसके अंदर आपको सारी डिटेल दी जाएगी, आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है। और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं, उसके साथ साथ आपको लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत सारे जो लोग हैं आपके करियर से रिलेटेड उन्हें फॉलो करना होता है, जिससे कि आपको एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो। आप सेपरेशन में कुछ काम नहीं कर सकते। अभी 2 हफ्ते पहले ही द हिंदू ने एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने मेंटोरिंग को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया था कि मेंटोरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा अच्छा सा टर्म दिया था, डिमांड और सप्लाई साइड। मतलब हम जब भी गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट जो कम्युनिटी इसमें सपोर्ट कर रही है, वो बड़े इंस्टीट्यूट बनाने की बात करती हैं, जैसे इन्फोसिस वगैरह हैं या बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सीएसआर मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत बहुत फंड देते हैं इस बात पे कि आपको इंजीनियरिंग में बच्चों को पढ़ाना है, आपको मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन दिस इज द सप्लाई साइड। इन द सेंस, आपने बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, आपने साइंस और टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े टीचर रख दिए उस यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपने बहुत अच्छे रोड बना दिए, आपने बहुत अच्छी फैकल्टी दे दी उसके अंदर, बहुत अच्छी फैसिलिटीज एमिनिटीज दे दी। क्या जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं एक्चुअल में उन्हें वो चाहिए था, वो एजुकेशन चाहिए थी? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सप्लाई साइड है। और क्या जिन बच्चों के लिए आप दे रहे हो उन सब बच्चों का एडेप्टेशन लेवल सेम है? मतलब एक बंदा जो है, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, पहली बार उसने अपनी फैमिली में, जो कि इंडिया की हिंदी बेल्ट में ज्यादा है, कि ग्रेजुएशन करा है, उससे पहले उसके पेरेंट्स 10+2 तक थे या अनपढ़ थे, वो बच्चा और एक बच्चा वो जिसके घर के अंदर ऑलरेडी ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच में क्या सेम स्कूल जस्टिफिकेशन कर सकता है? तो ऐसे में पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोर की बहुत जरूरत होती है, कि वो आपको फर्स्ट जनरेशन लर्नर को अलग सेग्रीगेट करे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले के पास गाइडेंस होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कि आपके सेम बैच में जब आप पढ़ाई करके निकल रहे होते हो, तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। मेरे साथ भी ऐसे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनकी मतलब एकेडमिक्स बहुत शानदार थी, लेकिन आज जब मैं उनसे 5, 6, 7 साल बाद मिलता हूँ, तो उतना अच्छा वो अपनी जॉब में नहीं कर रहे हैं, अपनी वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर रहे हैं। डजन मीन कि उनके पास नॉलेज बेस नहीं था, बल्कि उनकी लिंकिंग नहीं थी, उनकी मेंटोरिंग नहीं थी, उनका नेटवर्क नहीं था। और नेटवर्किंग के बारे में सबसे बेहतर तरीके से वो समझ सकते हैं जो इंटरनेशनली या नेशनली बाहर जाकर के जॉब सर्च मार रहे होते हैं, कि जॉब्स लगती कैसे हैं। आपका रिज्यूमे तो साइड रख दिया जाता है, आपसे बात होगी, ऑफकोर्स आपके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन रेफरेंस मैटर करता है कि आप किस रेफरेंस से आपका रिज्यूम आया है। वो रेफरेंस अगर आपका, मान लो आपकी फैमिली के अंदर ही ऑलरेडी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो आपका रेफरेंस अच्छा होगा, तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी और अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपकी रेफरेंसिंग नहीं है, आपका मेंटोरिंग सिस्टम नहीं है, आपने वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, तो आपका रिज्यूम साइड से रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो है कि आपको हर समय बताया जाएगा, या आपको पता होगा अपने 15 ईयर करियर प्लान में कि आपको इस साल में किस किस चीजों पे काम करना, कौन से रियल लाइफ प्रोजेक्ट है इस पे काम कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपकी पूरी करियर की ट्रेजेक्टरी इसके साथ अलाइन की जाएगी। दिस इज अ 15 ईयर प्लान, जिसमें इन्फॉर्म करियर चॉइस होगा, करियर क्लैरिटी डायरेक्शंस होगा, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। बीच बीच में हमारे सेशन होते रहते हैं, जिसमें अगर आपके डाउट्स हैं वो ले सकते हो, कर सकते हो। आपका पोर्टल जो डेडिकेटेड आपको डैशबोर्ड दिया जाएगा, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बहुत कुछ है और अभी बहुत कुछ बनना बाकी है इसमें। ठीक है। अब ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट काम कैसे करता है, तो ये सारी चीजें तो हमने बता दी कि भाई ये हम सपोर्ट दे रहे हैं। ये काम ऐसे करेगा कि आपका जो
इसके ऊपर अलग से हम एक सेशन ले लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जॉन हॉलैंड की थ्योरी या रिया से कि एमबीटीआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया अब जिस पूरा जो एआई सिस्टम बनाया हुआ है हमने वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले तो हाथ से ही करते थे ये सब। पहले तो सारी थ्योरीज खुद ही करनी होती थी, खुद ही क्वेश्चन चेकलिस्ट लगानी होती थी। लेकिन एआई का ये फायदा हुआ कि वो एनालिसिस करके दे देते हैं, तो हम अभी उतना ज्यादा जो लेबरस टास्क हमारा होता था, बैठ के मेहनत करनी होती थी, वो इतना नहीं है अभी हमारे पास। बट फिर भी अभी उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी होती है, जिसको देखना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, प्री काउंसलिंग आपके पास भेजी जाती है, उसमें आपका बैकग्राउंड चेक करना होता है। तो जो भी हम सजेशन रिकमेंडेशन देंगे तो उसी बेस पे देंगे। मतलब एक बंदा जो अ, उसके पास 50 और 60 थाउजेंड की एनुअल अर्निंग है उसकी फैमिली की, और हम उससे बोलें कि आपको जर्मनी की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स वहां पर अवेलेबल है आपका वाला, वहां जाके कर सकते हो, 50 लाख खर्च होंगे। दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन। तो वो भी आपको जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी देखना होता है, और उसमें ये भी देखना होता है कि वो अगर SC ST क्लासेस से आ रहा है, या किसी बैकवर्ड क्लास से आ रहा है, या फिर कोई ऐसे ग्रुप से आ रहा है जहाँ पर उनकी कम्युनिटी लेवल पर या गवर्नमेंट ने कोई उनके लिए अलग से गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स लॉन्च की हुई है, तो क्या उसका फायदा उसे मिल सकता है। तो दिस इज अ बड़ी सब्जेक्टिव मैटर जो आपको पर्सनल जो 1 to 1 मेंटोरिंग है उसी से ही मिल सकता है। तो हम उसमें पहले साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स में अलग अलग आपकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, कैरियर वैल्यूज, लर्निंग स्टाइल, स्किल एंड एबिलिटीज, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एज वाइज जो जो चीजें मैटर करती हैं आपकी उस एज में, पर्सनालिटी में, उसको हम असेस करते हैं उस अलग अलग पैरामीटर्स पे, और उसकी एक 30 पेज की रिपोर्ट जनरेट होती है। एज बाइस से जब मैं बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि अगर बच्चे की हम मैपिंग कर रहे हैं, बच्चा जैसे जो 8वीं 9वीं क्लास में, तो हम उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं चेक करते, उसकी थॉट प्रोसेसिंग या उसकी कैरियर वैल्यूज पे इतनी बात नहीं करते, क्योंकि वैल्यूज तो धीरे धीरे बनेंगी जब उसको ग्रेजुएशन में जाएगा, समझेगा कि मैं किस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में काम कर सकता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें एडवेंचरस काम करना पसंद है, तो उनको आप डेस्क पे बैठा दो, रोज से सेम प्रोजेक्ट्स को उन्हें लॉन्च करना है, सेम प्रोजेक्ट पे काम करना हो। सॉरी, माई बैटरी इज गोइंग डिस्चार्ज ऑफ माई लैपटॉप, आई जस्ट मेकिंग इट चार्ज। तो उसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो वो बोर हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर एक बच्चा है जिसको डेस्क पे काम करना है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, अगर आप उसको कुछ एडवेंचरस का टास्क दे दो तो वो बोर हो जाएगा। तो ये दोनों कंपेटेबिलिटी मैच करनी होती है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा डेटा पॉइंट। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। आप भी अपनी लाइफ में कोई फैसला ले रहे हो तो मतलब अगर आप कोई जूता खरीदने जाते हो तो आप 4 5 शूज देखते हो, उसमें से आपके पास डेटा हो जाता है, उस डेटा के बेस पे आप कोई एक सेलेक्ट करते हो, और आपके पीछे में भी ब्रेन में डेटा चल रहा होता है आपके माइंड में कि मेरी जूते मुझे इस्तेमाल कहाँ करने हैं, इसमें मेरी सैलरी कितनी है तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एक लमसम एक कॉस्ट दिमाग में होती है आपके, वो सारा डेटा आपके ब्रेन में होता है ऑलरेडी। उसके बेस पे आप कोई जूता सेलेक्ट करते हो। एट द सेम टाइम हम करियर की बात कर रहे होते हैं कि जब आप कोई करियर चुन रहे होते हो तो आपकी वो सारी चीजें चल रही होती हैं कि मेरी पर्सनालिटी ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा लर्निंग स्टाइल ये है, और इसके हिसाब से 3,000 4,000 ये करियर ऑप्शन हैं, और कौन सा वाला मेरे हिसाब से सबसे सूटेबल होगा, मुझे ये चुनना चाहिए, और वो आगे भी काम वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजों पे आपको वो मेंटर आपको समझाएंगे। और फिर आपका जो रोड मैप है, जो 15 ईयर का डिटेल प्लान होता है, उसमें बीच बीच में आपको हम बताएंगे कैसे अपडेट भी होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज बता दिया तो आपको 4 साल 5 साल आप जब ग्रेजुएशन में लगाओगे, फिर मास्टर करने चले गए तो और 2 साल लगेंगे, तो आपका सेम चीजें तो वर्क नहीं करेंगी। वो उस समय आपको रियल टाइम डेटा चाहिए होगा, और थैंक्स टू आजकल की जो एआई सिस्टम है जिन्होंने रियल टाइम डेटा बहुत आसान में और बहुत कम रेट्स में अवेलेबल करा दिया है और करा रहे हैं, और आगे इसमें और भी ज्यादा रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो एज अ कैरियर फैक्ट्री, एक एक रूफ के नीचे, अंडर द वन रूफ, आपको अगर अब्रॉड स्टडी में जाना है, आपको लोकल लेवल मतलब नेशनल लेवल पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोर्सेज करने हैं, अभी जो आईआईटीज के ऑफलाइन जो सॉरी ऑनलाइन जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं या ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसमें भी आप हेल्प ले सकते हो। फिर आईआईटीज के अपने सेंटर तो नहीं है अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन आईआईटी ने कुछ स्कूल से टाई अप्स किए हुए हैं, तो उनके वो इवनिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं, उसको लेकर के भी आप अगर चाहो तो वहाँ भी एडमिशन हो सकते हैं। देन अब्रॉड स्टडीज के लिए भी एडमिशन हो सकते हैं। उसमें सब में एक डेडिकेटेड टीम आपके साथ काम करेगी। आपका मतलब आपका जब वो पोर्टल पे चीज़ें अपलोड होंगी तो आपको रियल टाइम में आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुंच गया, यूनिवर्सिटी ने क्या रिस्पांस किया, हमें एसओपी देना है, हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है, क्या देना है, और हमारी चीज़ें क्या क्या सबमिट हो गई हैं। वो सारी चीज़ें आपको रियल टाइम पे आप भी ट्रैक कर सकते हो, और आपका जो मेंटोर है वो भी आपको राइट टाइम पे गाइड करता रहेगा, और आपके पास भी वो ऑप्शन होगा आपके डैशबोर्ड पे। तो इंट्रेंस एग्जाम, कई बार गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानकारी नहीं होती आपको, सारी डिटेल गवर्नमेंट एग्जाम्स की डिटेल हमारी वेबसाइट में मिलेगी, तो आप जिस भी फील्ड में हो अपना फील्ड डालो, उससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं और किस डेट में आने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी एडमिशन सपोर्ट मैंने बता ही दिया, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सारी चीज़ों में हर चीज़ की फुल सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। स्कॉलरशिप ऑप्शन अगर आपकी कास्ट, ग्रुप और एज को लेकर के हैं, अवेलेबल हैं अगर, तो उनको भी अवेल किया जाएगा, उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा।
कि किस बेस पे आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकती हैं या मिल रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, या प्राइवेट फंडेड हो, या फिर कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रहे होते हैं। उन सब पे हम एक डिटेल एक्सप्लोरेशन जरूर करते हैं। एंड इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम इस पूरा जो अंडर द वन रूफ का कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए हैं, जिससे कि एक सीम लाइन प्रोसेस हो पाए, आपको फ्रेगमेंटेड वे में चीजें इधर उधर नहीं जानी पड़े। मतलब अगर आपको कोई अब्रॉड स्टडी के लिए कोई अगर एडमिशन मिल भी जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो सूटेबिलिटी टेस्ट है, आपका जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम्स होते हैं, या मतलब उनके इंटरव्यू सेशंस होते हैं, उसके लिए थोड़ा रेडी करा जाए। एंड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होती है। आपके जो इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं, आइल्स है, ओईटी है, या सेट हैं, या ऐसे एग्जाम्स होते हैं, उसको लेकर के भी, क्योंकि ये सारी चीजें इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो इसको फ्रेगमेंटेड वे में नहीं दे सकते। तो और हाँ, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट थी कि भाई एजुकेशन लोन को कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो स्कॉलरशिप सबको अवेल नहीं होती, और स्कॉलरशिप एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं मैं कि गवर्नमेंट में, इंडिया गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट हर साल लाखों हजारों लाखों हजार की स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं बजट में। हमारे यहाँ फरवरी में बजट आता है, पहले मार्च में आता था लास्ट में, फिलहाल फरवरी में बजट आता है। पहले फरवरी में ही आता था शायद, स्टार्टिंग में आता, अभी स्टार्ट में आता है, फिर पहले लास्ट में आता था। तो हमारे बजट में ये चीज़ें क्लियर कट मेंशन की जाती हैं कि इस साल स्कॉलरशिप में कितना फंड हम देने वाले हैं। लेकिन बड़ी शॉकिंग बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी स्कॉलरशिप अभी मतलब बगैर क्लेम, विदाउट क्लेम यूज चली जाती है, और सरकार का पैसा, सरकार की जो फंडिंग है वो वहीं पड़ी रहती है। अब उसकी बड़ी वजह ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, लोग स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते। तो इसको भी हम कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के अंडर आते हो, तो पहले उससे अवेल किया जाए। दिस इज नॉट द करियर एजेंट, कि आपको यहाँ पर आपको एजेंटिंग तरीके से कि नहीं, हमें एक यूनिवर्सिटी के हम एजेंट हैं, वहाँ आपको एडमिशन कराना है। द मेंटोर और एनालिस्ट का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होता, वो स्टूडेंट की तरफ से होता है। देन एसओपी, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप अब्रॉड में जाते हो या फिर इंडिया लेवल पर भी, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो एक जेन्युइन या कॉमन बंदे के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। जो इसके एक्सपर्ट हैं वो इसको आसानी से कर भी सकते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो सारे लेटर्स और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। तो दिस वाज द होल थिंग, कि हमने यहाँ पर कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, और वो कैसे आपकी जो मेन पेन पॉइंट है उनको एड्रेस कर रहा है। फिर उसमें कई बार आपको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जो कि लगातार बदलती जा रही है। और जिस तरीके से एआई आ रहा है, तो बहुत सारी स्किल को तो वाइप आउट कर दिया उन्होंने। तो अभी जो सॉफ्ट स्किल है उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो आप सेम, कुछ स्किल फ्री हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पेड दे सकते हो, तो आप वेबसाइट पर जाकर के वो सब चीज सर्च कर सकते हो। कैरियर बूस्टर्स हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंटर्नशिप। फोर्ज बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में अलग अलग टाइप की वर्चुअल और फिजिकल इंटर्नशिप कराते हैं। हमारा एक्सेस है उनके साथ भी, टाई अप है। तो उनके साथ भी आप जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो, तो आपको रियल वर्क सिनेरियो पता चल जाएगा, रील के थ्रू नहीं, वीडियोस के थ्रू नहीं। और जो शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट, सॉरी, आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कि वो वाली पिक्चर डाल देंगे जो सबसे अच्छी होगी। एक्चुअल में काम बड़ा मेहनत का है, तो वो वाला काम आप रियल में एक इंटर्नशिप सेशन ले सकते हो, मतलब इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको पता चले एक्चुअल में आप जिस फील्ड में जाने वाले हो, या जिस फील्ड में जा चुके हो, उस फील्ड का ग्राउंड वर्क क्या होता है, फोटो वाला नहीं, रियल वर्क। ठीक है। एंड अभी हम इसको, हमारे हमने जो हमारा करियर जो एक्सप्लोरेशन वाला पॉइंट है हमारी वेबसाइट पे, वहां पर जाकर के आप 3,000 से ज्यादा करियर देख सकते हो। उन्हीं में हमने एक लिंक दिया हुआ है इंटरव्यू का, एक्सपर्ट्स का, कि वहां पर जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि काम एक्चुअली होता कैसे है, रील वाला नहीं। उसके बाद भी हम अभी सेशन अपने बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, तो अभी हम इंटरव्यूज करना शुरू करेंगे, जिसमें करियर के जो एक्सपर्ट हैं, जिनको 10-12 साल हो गए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनके साथ बात करेंगे, जिससे कि एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, एज ए मेंटोर आपको पता चले कि एक्चुअल में जिस करियर में हम जाना चाहते हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। वन डे शूट देखते हैं, एक दो लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे ऑफिस में आकर के या हमारे वर्क प्लेस पे आकर के एक दिन शूट कर सकते हो, कि पूरा दिन हमारा रहता कैसा है। बट एज नाउ आई लिव इन दुबई, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल है। और दुबई के लोग से भी मेरी बातचीत जो हुई है, वो भी मतलब रेडी तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, और अभी इंडिपेंडेंटली पूरी तरीके से मैंने सेपरेट नहीं किया अपना ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स वाई आई डू वर्क फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। सो उसमें थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है। लेट्स सी, इन द फ्यूचर आई विल डू सेपरेट माई सेल्फ, एंड आई विल डू द थिंग्स इंडिपेंडेंटली, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बट फिर भी हम इंटरव्यू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से मिलें, उनको रियल टाइम वर्क जो कल्चर है, जो स्ट्रेस है, जो काम करने का तरीका है, वो कैसा होता है, वो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आई ऑल्सो वाज शॉक जब मैं अपने फील्ड में आया था, क्योंकि कॉलेज में वो चीज़ें नहीं थी जो ग्राउंड में देखने को मिली, और बहुत सारे लोग इसमें शॉक होते हैं। सो उसमें हमने फिर ये भी कोशिश करी है कि एक पाथ ही होता है कि आपने 10+2 किया, आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने उसके बाद मास्टर करी, आपने स्किल एबिलिटीज को अपने मास्टर किया,
और आप उसमें पीएचडी तक मतलब मास्टर डिग्री तक पहुंच गए या फिर आप एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंच गए। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको बचपन में ठीक से स्कूलिंग नहीं मिल पाई, या जो एनआईओएस बोर्ड से आए हैं, या फिर अभी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है जो होम स्कूलिंग का है। तो होम स्कूलिंग मुझे पसंद है, उसमें आपकी नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन उसमें जो पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी, और मैं कई सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, इंडिया के जो लीडिंग अभी होम स्कूलिंग में काम कर रहे हैं, मोस्टली चेन्नई में और बेंगलुरु में ये सब ज़्यादा है, मुंबई में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें काम कर रही हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है, और भी कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा मेरा क्वेश्चन उसमें यही था कि अभी जो हम एकेडमिक्स में स्कूल में बच्चों के भेज रहे हैं, नो डाउट कि बहुत सारे लोग इसमें बोल रहे हैं कि जो स्कूल है, स्कूलिंग सिस्टम है, वो पूरा कोलैप्स कर चुका है। स्कूलिंग सिस्टम के बेस पे ब्रेन, जो शार्प ब्रेन है वो निकल कर नहीं आ रहे हैं, और स्कूल जो है रोट लर्निंग के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि सच बात भी है। लेकिन हम इसे स्कूल का सिर्फ एक पार्ट यही नहीं देखते कि स्कूल सिर्फ आपको किताबें पढ़ाने, किताबें रटाने के लिए बुला रहा होता है। स्कूल एक आपको पूरा इकोसिस्टम, पूरा इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पर आपके बचपन के दोस्त होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं, जहाँ पर आपको बात करने का, खड़े होने का, लीडरशिप करने का, लड़ाई करने का, वो सारे एक्सपीरियंस होम स्कूलिंग कैसे देगा? अंटिल आई एम नॉट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हो सकता है उन लोगों ने इसका कोई अल्टरनेट रूट बनाएंगे या बनाना चाहिए उनको। तो अभी तक बहुत क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हम होम स्कूल को इसमें लाएंगे, जोड़ेंगे, वो अलग बात है, वो हमारा फ्यूचर प्लान मून प्रोजेक्ट हो सकता है, बट स्टिल आई एम जस्ट डूइंग फॉर द जो प्रॉपर एकेडमिक्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बट मुझे लगता है, और जो हमने यहाँ पर अल्टरनेट पाथवे की बात करी है, वो ये है कि सिर्फ उन इस बच्चों के लिए ही कोई करियर रोड मैप नहीं होने चाहिए जो सिर्फ एक सिस्टम से निकल कर आ रहे हैं। अगर किसी की डिस्टेंस लर्निंग है, अगर किसी का स्कूल लर्निंग है, अगर किसी का ऐसा है कि जिसने किसी मतलब मदरसा बोर्ड में, बहुत सारे हमारे यहाँ जो गुरुकुल बोर्ड में बहुत सारे ऐसे जो है अल्टरनेट बोर्ड में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी 10+2 के बाद, या फिर मतलब बैचलर लेवल पर कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इसमें एक राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी है, स्वराज यूनिवर्सिटी। होप सो आई विल विजिट बाय दिस ईयर, अगर मैं मुझे टाइम मिला तो विजिट करूंगा वो यूनिवर्सिटी। वहां पर वो शायद डिग्री वगैरह नहीं देते, स्किल पे फोकस करते हैं, तो इस टाइप की चीजें होनी चाहिए थोड़ा सा। जो मतलब अल्टरनेट चीजें एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए, कि सिर्फ एक कोई सिस्टम हमें पकड़ा दिया गया तो सिस्टम को ही हम फॉलो करते रहें, दैट्स नॉट द राइट वे। सो दिस वाज द होल सेशन। आई थिंक आई कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम, मतलब 1 घंटे का टाइम मैंने दिया था, सो दैट्स वाई आई वाज लिटिल बिट फास्ट आल्सो। बट हम लास्ट में आ चुके हैं। तो अब अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। दिस इज होल इकोसिस्टम, जिसमें 15 ईयर का प्लान मिलेगा, कैरियर डायरेक्शंस मिलेगा, और आपका पर्सनल डैशबोर्ड होगा जिसपे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो सब चीज़ें, और आपका मेंटोर के साथ ही होगा। अभी तो इस टाइप का कोई हमने एप्लीकेशन नहीं डेवलप किया है जिसमें हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन कराएं, क्योंकि उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फायदे कम है। वो फिर अलग ही लेवल पे चली जाती है उनकी चैट। तो लेकिन फिर भी हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोशिश करेंगे आने वाले समय में कुछ ऐसा लेकर के आए जिससे एक्सपर्ट और जो उस फील्ड के लोग हैं वो आपस में डिस्कस भी कर सकें। बट बात वही है, थोड़ा सा आपको भी उसके बारे में पंक्चुअल और डेडिकेटेड और डिसिप्लिन में रहना होगा। अदरवाइज आप किसी को कनेक्ट तो इसलिए कर रहे हो कि आपको अपने फील्ड के सीनियर को या जूनियर को कनेक्ट किया है कि उसके बारे में बताना है या पूछना है, लेकिन आपकी जो डिस्कशन का डायरेक्शन है वो कहीं और ही चला जाता है। तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो। तुषार। ओके। एंड ऋषभ जैन, ऋषभ जी, ठीक है। हाँ, इसकी देखो जो फीस है वो तो आप वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस वाला पोर्शन दिया हुआ है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर टीम से पता करें, सब चीज़ें आपको प्रॉपर गाइड की जाएंगी। तो उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और काफी हद तक आपको दूसरे जगह जो भी अभी कर रहे हैं, हालांकि अभी इन जो हमारी हिंदी स्टेट्स हैं जो इसमें तो इतना ज्यादा नहीं है, साउथ में जरूर इसके बारे में बहुत बात हो रही है। और अभी तो सीबीएसई ने भी करियर काउंसलिंग जो है वो मैंडेटरी कर दिया है, मतलब हर स्कूल्स के अंदर 500 बच्चों पे काउंसलर होना चाहिए। बट अगेन द क्वेश्चन, इसकी पॉलिसी तो अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का इशू आएगा आएगा, और वो अभी भी दिख रहा है। तो इसलिए आप वो टीम के से पता कर सकते हैं कि इसकी फीस वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको जो भी चीज़ पता करनी है आप वो वहां से पता कर सकते हैं। अच्छा। अ, और कौन है, बहुत सारे। ओके। मुस्कान कुरैशी, मुस्कान, ठीक है। मुस्कान कहना है कौन सी एज में हम बच्चों को ये दे सकते, दिला सकते हैं करियर काउंसलिंग, और क्या एक बारी लाइफ में दिला सकते हैं? वही देखो, आपको अगर फीवर आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो आपको वो रिपोर्टिंग कराएगा, रिपोर्टिंग कराने के बाद आपको जो भी उसमें आता है, डायग्नोस होता है, या उसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स अप एंड डाउन होते हैं, आपका सीबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, कुछ भी ऊपर नीचे होता है। सो उसके हिसाब से रिपोर्ट, मतलब ये आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आप ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये मेडिसिन लेनी है, एंटीबायोटिक्स चलानी है, कितने दिन चलानी है, पेन किलर चलेगा नहीं चलेगा, एनएसएड चलेगी नहीं चलेगी, तो ये वो डिसाइड करता है। दिस डजंट मीन कि आपकी एक रिपोर्ट हो गई, अब जिंदगी में कोई रिपोर्ट नहीं होगी। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा, आपको
प्रॉपर उसी डायरेक्शन में जाना होगा। मतलब जब भी आपको फीवर आ रहा होता है तो आप डॉक्टर के पास जाके आप फिर से वो पूरी रिपोर्टिंग कराते हो ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी एक बार हो गई तो लाइफ टाइम का गोल, लाइफ टाइम का भी गोल नहीं हो सकता ये, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो आपको बार बार डाउट आते हैं। मतलब आपको अभी स्ट्रीम सिलेक्शन में डाउट आ गया कोई, तो हो सकता है अब आगे जाकर के आपको ग्रेजुएशन के बाद लगे कि यार एक नई चीज आपके सामने आ गई, क्योंकि जितनी वोलेटिलिटी है हमारी सोसाइटी में, हर चीज समय कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और एआई ने तो पूरी चीजें ही पूरी क्रैश करके रख दी हैं। तो जब भी आपको डाउट होगा तो आपको फिर से उस साइकोमेट्रिक असेसमेंट में जाना होगा। और उसमें खास बात यह है कि आपको वो आपका जो एग्जिस्टिंग रूट है उसी से ही रिलेटेड आपको आगे के रास्ते दिखाएगा। जैसे कि जीपीएस में होता है कि आप अगर कोई रास्ता छूट भी जाए बीच में तो आप फिर से उसको रिसेट करोगे तो आपको आगे कोई ना कोई टर्न दिखा के आपको आगे वहां पहुंचाई देगा। तो कुछ ऐसा हमने इसमें ऐड किया है, एआई की वजह से हो पाया है। पहले जो हमारे फिक्स जो क्वेश्चंस हुआ करते थे जिसमें पर्सनालिटी और जो आपके ट्रेड्स असेसमेंट करने के लिए एआई को 50 या 60 क्वेश्चन पूछने होते थे, उसी में से उसे डिसाइड करना होता था। अभी हमने जो एक नई लेयर इसमें ऐड करी है वो ये है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस मान लो कहीं पर आपको लगा कि नॉट श्योर है, कहीं पर आपने उसी चीज को श्योर लिख दिया, तो अगर जब तक एआई सिस्टम को नहीं समझ आएगा कि एक्चुअल में एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने पूछ चुके हैं और एग्जैक्टली पर्सनालिटी मैपिंग हो गई है या इंटरेस्ट मैपिंग हो गया है, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं, जब तक उसको 100% श्योर नहीं हो जाएगा कि आप किस साइड में जा रहे हो। आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, थिंकर हो, फीलर हो, जजर हो, या आप की जो लर्निंग स्टाइल है वो आपकी विजुअल है, आपकी काइनेस्थेटिक है, या रीडिंग राइटिंग से करना चाहते हो, या आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो है वो आप डिसीजन मेकर अच्छे हो, या आप लीडरशिप में अच्छे हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हो, या आप न्यूमेरिकल एबिलिटीज में अच्छे हो, या आप वर्बल हो। वो सारी चीजों को लेकर के जितने क्वेश्चन डालने चाहिए वो डाल देगा। अगर उसे लगेगा 4 क्वेश्चन और डालने चाहिए जिसके बाद हमें और क्लियर हो जाएगा और ज्यादा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो करेगा। दिस इज द पावर ऑफ एआई। कि जब तक उसको नहीं लगेगा वो अपर लेयर में एक सपोर्टिंग एज पे चलेगा। तो आपकी जब क्लियर पर्सनालिटी आ जाएगी कि हाँ ये बंदा ये है, तो आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपने टेस्ट का रिपोर्ट मिलेगा 30 पेज का, और आप काउंसलर को कनेक्ट करके वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें आपको जॉब करनी चाहिए। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 20 करियर क्लस्टर्स हैं, और उसमें से ही आपके जितने भी जॉब फील्ड बनते हैं उसी में से बनते हैं। सो अभी हमारा सेशन एट द एंड हो चुका है, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे नेक्स्ट सेशन के लिए पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, आई विल शो यू द ग्रुप डिटेल हियर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम उसका सेशन का लिंक भी दे देंगे इसमें, तो यू कैन डू दैट। सॉरी, ये वाला पोर्शन है जिसमें आप जा करके, हाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रुप नहीं, आपका सी कम्युनिटी है, तो आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप आपस में चैट नहीं कर सकते। आई विल डू या आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन और माय टीम। तो आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस कम्युनिटी के अंदर कुछ लिंक्स हैं जो पर्सनली आप 1 to 1 हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, और सारी चीज़ें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो पूरा ये वाला जो है, आपका वेबसाइट पे सीधे चले जाओगे, पर्सनल एक्सपर्ट से बात हो जाएगी। आप इस बार कोड को स्कैन करोगे, एंड आप बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी इश्यूज हैं, वो आप बात कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब 1 घंटा अराउंड होने वाला है हमें इस सेशन को कंडक्ट करते हुए। तो थैंक्स टू ऑल, गुलाम साहब, और कौन है, जितेंद्र हैं, अल्ताफ, उमर, सुखविंदर, हेमंत, ओके ओके ओके, और कौन है, प्रमोद जी, ओके। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर सो प्रीशियस टाइम फॉर मी। ओके, और आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे लास्ट में या बाद में कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम अपने चैनल पर ये अपलोड करेंगे, तो उसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी हमने ये बार कोड दिए हुए हैं, आप दोनों ही को में से किसी को भी, और 100% मनी बैक गारंटी हमारा ये, इट्स नॉट द स्लोगन, ये एग्जैक्टली है, क्योंकि हमें पता है हम जो चीज़ करने वाले हैं वो बहुत पावरफुल है। तो आप यहाँ से पे जा करके सेशन बुक कर सकते हो। बाकी अभी कोई नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको बाइंड अप करते हैं। ओके, जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, बाद में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे होगा वो आप मुझे सजेस्ट करो। बाकी हम तो इसी से रिलेटेड अभी और भी सारे सेशन करेंगे। हो सकता है हम आगे काउंसलिंग काम कैसे करती है, कौन कौन से साइकोलॉजिकल थ्योरीज या मॉडल्स को हम यूज करते हैं, हम इन द सेंस एआई हमारा यूज करता है, इससे पहले हम फिजिकली यूज करते थे। सो फॉर देन, थैंक यू सो मच।